Welcome you all to Learn Karo classes. I am Riddhi, your commerce educator, and it's the last revision of your accountancy जिसमें हम 30 most important MCQs और रिवाइज करने वाले हैं जो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो टॉपिक्स बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना उन्हीं के क्वेश्चंस हम आज के सेशन में रिवाइज करने वाले हैं. सो विदाउट एनी एक्स्ट्रा डिस्कशंस एंड डिले जल्दी से आते हैं 30 क्वेश्चंस पर एंड स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एमसीक्यू दैट इज कि अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स या फिर सब हेडिंग्स कॉल इन एडवांस विल बी प्रिस्क्राइब. सो कॉल इन एडवांस कहा जाएगा. मैम दोबारा ये बात क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगेन इंपॉर्टेंट है कॉल इन एडवांस और कॉल इन अरियर कहाँ पर जाते हैं बैलेंस शीट में. So call in advance जो है that will go under current liabilities. That means A will be the very correct answer for this question. ठीक है जी. Let's come to question number 2 which says 700 shares of 10 each were reissued at 9 paid up for 7 per share. आपको बताना है कि एंट्री क्या बनाओगे रीइश्यू की. ठीक है ना. So 700 शेयर्स थे 10 each के जिसमें से 9 कॉल्ड अप थे एंड 7 पेड अप हुए. दैट मींस कि 2 रुपीस का डिस्काउंट आ गया. ठीक है जी. तो 2 रुपीस के डिस्काउंट आने का मतलब क्या है, जल्दी से ट्राई करो क्वेश्चन को एंड देन वी विल कम टू द सॉल्यूशन. आई एम गिविंग यू टाइम टू ट्राई दिस क्वेश्चन. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं. चलिए ठीक है, चलिए जी. क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करना है. अब 700 शेयर्स हैं, 2 रुपीस के डिस्काउंट से हमें ये बात समझ आ रही है कि 1400 का डिस्काउंट होगा 700 into 2. तो सबसे पहले देखो कि डेबिट में 1400 कहाँ पर है, तो वो यहाँ पर है एंड फॉर फीचर शेयर फॉर फीचर है, यहाँ पर शेयर डिस्काउंट लिखा है. दैट मींस कि ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें डिस्काउंट शो गलत हो रहा है यहाँ पर एंड यहाँ पर डिस्काउंट शो ही नहीं किया जा रहा. ठीक है, पार की एंट्री हो गई. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल. बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 700 into 9 से, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हो जाएगा 700 into 2 से एंड शेयर कैपिटल जो है टोटल यहाँ पर 7 से होगा. यहाँ पर 700 into 7 एंड यहाँ पर 700 into 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 700 into 9. क्लियर है ये बात. फॉर फीचर का क्वेश्चन, फॉर फीचर को बहुत अच्छे से कर लो क्योंकि फॉर फीचर का क्वेश्चन आना बनता है. क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3 जहां पर क्या हुआ, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है. अनु एंड तनु आर इक्वल पार्टनर्स विल फिक्स कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख इन लोगों की कैपिटल थी. देन आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया. ठीक है, 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया. तो आप लोग को बताना है कि एंट्री क्या होगी एडजस्टमेंट करने के बाद. ठीक है जी. तो जल्दी से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन पर आना. करेक्ट निकलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि 30 में से कितने मार्क्स हमने यहाँ पर स्कोर करे हैं. चलिए जी, क्लियर है क्वेश्चन, हमें समझ आ गया कि सिर्फ एक छोटी सी एंट्री है, एक छोटी सी एडजस्टमेंट है, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया. तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट करेंगे. एडजस्टमेंट करने के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्रेडिट करेंगे. सबसे पहले 16,000 8,000 और टोटल हो जाएगा 12,000 का. 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दोगे 2 लाख पे 1 लाख पे. उसके बाद हम डिवीजन करेंगे, उनसे वापस लेने के बाद 12,000 हम उनको दे देंगे एंड यहाँ पर जहां पर ज्यादा बैलेंस होगा ना वो वाली साइड को लिखना है. ठीक है, दैट मींस कि 16,000 ऊपर है, 16,000 में ज्यादा है तो क्रेडिट हो जाएगी अनु, और तनु में 12,000 ऊपर है जो कि डेबिट में है तो ऊपर हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी तनु. ठीक है, तनु अकाउंट डेबिट टू अनु अकाउंट बन जाएगा विद 4,000. दैट मींस सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर. क्लियर है ये बात हमें. चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5 which says in the absence of partnership deed interest on capital is allowed at what rate. ठीक है जी. तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाते हो, 5%, 6%, 8%, 12% या फिर कुछ भी नहीं लगाते. तो बिल्कुल सही बात है कि कुछ भी नहीं लगाते हम. ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि ऐसी कंडीशन में कहां पर एक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइडेड है ऐसा कि जो हर कंडीशन में प्रोवाइड होगा ही होगा, चाहे पार्टनरशिप डीड हो या फिर पार्टनरशिप डीड ना हो. तो वो कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन लोन. कोई भी कंडीशन हो इंटरेस्ट ऑन लोन जाना ही जाना है क्योंकि वो चार्ज है. On the basis of following information received from firm, its debt equity ratio will be.
डेट इक्विटी रेशियो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, स्टार्टिंग विद इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज ऑफ 5,80,000, रिजर्व फंड ऑफ 4,30,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डिडक्ट करने हैं, इस बात को ध्यान रखना। देन नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पर हमारे आ जाते हैं डेट्स 1,28,000 और डिबेंचर्स आ जाते हैं 2,30,000 के। ठीक है जी, ट्राई करेंगे क्वेश्चन को एंड साथ के साथ नोटबुक पेन लेकर बैठो, ऐसे आराम से रिलैक्स होकर वीडियो नहीं देखनी है, पेन के साथ बैठना है, पेन के साथ सॉल्विंग भी करनी है। ठीक है जी, सॉल्विंग करते जाओ क्वेश्चंस की, क्लियर है ना। चलिए डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, दैट मींस हमें क्या करना है, डेट अपॉन इक्विटी करना है, क्लियर है जी। ठीक है, डेट अपॉन इक्विटी हमें यहाँ पर करना है। डेट में देखो क्या कवर होगा, लॉन्ग टर्म डेट्स कवर होंगे और डिबेंचर्स कवर होंगे, दैट मींस 1,28,000 प्लस 2,38,000। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 5,80,000। ट्राई करते रहो क्वेश्चन को, उसके बाद सोल्यूशन को देखना। 4,30,000 डिडक्ट करेंगे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ 40,000, तो ये बातें हमारे पास निकल कर आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है जी, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे फर्दर, हमारे पास रेशियो जो है वो निकल कर आनी चाहिए 1,20,000 प्लस 2,30,000 जो है हमारा बन जाएगा, इट विल बी योर 3,58,000। ठीक, नेक्स्ट इज फर्दर वी विल गेट 5,80,000 प्लस 430 माइनस 40,000, हमारा निकल कर आता है 9,70,000। क्लियर है जी, 9,70,000 ये बातें हमारी निकल कर आएंगी एंड द करेक्ट आंसर विल बी 37:1। ठीक, चलिए जी, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच सेज इफ अ शेयर, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, इफ अ शेयर ऑन 100, ठीक है, ऑफ 100 ऑन व्हिच 60 हैज बीन पेड इज फॉरफिटेड, यानी कि एक शेयर पे 60 की पेमेंट आई थी और फॉरफीचर हो चुका है वो अब शेयर। आप मुझे बताओ कि आप उस शेयर को मिनिमम कितने पे री इशू कर सकते हो। तो मिनिमम हम उतने पे ही री इशू कर सकते हैं जितने हमारे पास पैसे हैं, और अगर हम ज्यादा पे री इशू कर देंगे तो हमें यहाँ पर बेनिफिट होगा, और कम से कम अगर हम 60 से नीचे जाते हैं ना तो हमें लॉस हो जाएगा इन दैट कंडीशन। तो अगर हम करना चाहे री इशू उन शेयर्स को तो हम सिर्फ उतने पे ही कर सकते हैं जितने हमारे पास पेड हैं, ठीक है ना। तो 60 पर ही हम कर सकते हैं, मिनिमम 60 पर, ठीक है, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही, मिनिमम 60 पर कर सकते हैं, मिनिमम पूछा है, ठीक है, मिनिमम 60 से नीचे नहीं जा सकते। Which of the following is not true in relation to goodwill? goodwill के बारे में कौन सी बात सच्ची नहीं है? goodwill is an intangible asset, goodwill is a fictitious asset, goodwill has a realizable value, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो goodwill जो है fictitious assets में कवर नहीं होता। B will be the very correct answer for this question. Let's come to question number 8. Profit and loss adjustment account कौन सा होता है? तो यहाँ पर कंफ्यूजन ही ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कौन सा होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। तो अब हम बता सकते हैं कि इज इट रियल, नॉमिनल और पर्सनल, ठीक है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, दैट मींस सी इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच सेज सीता एंड गीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। अब ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है। मीता वॉज अ मैनेजर, ठीक है, सीता और गीता पार्टनर्स हैं, बीच में आ जाती है मीता, वो कहती है कि मैं मैनेजर हूँ, साथ में कहती है हु रिसीव्ड द सैलरी ऑफ 4,000, उसकी सैलरी है 4,000 पर मंथ, साथ में उसको एडिशन में क्या मिलता है, कमीशन मिलता है 5% का ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देन प्रॉफिट जो है इस ईयर का बिफोर चार्जिंग सैलरी इज 6,78,000। तो आप लोग को यहाँ पर बताना है कि टोटल रेम्यूनरेशन कितना है मीता का, मीता के पॉकेट में टोटल कितना पैसा जाने वाला है। तो यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूज करने की बात यही है कि मीता एक मैनेजर है, तो मीता एक मैनेजर है, अब उसको टोटल बताओ कितना पैसा जाएगा। एक तो सैलरी जाएगी, कमीशन जाएगा, क्या उसको प्रॉफिट में पोर्शन जाएगा, ये मुझे बता दो जल्दी से। नहीं, उसको प्रॉफिट में पोर्शन नहीं जाएगा क्योंकि प्रॉफिट का पोर्शन तो पार्टनर्स का है,
सीता एंड गीता का है। तो मीता को सिर्फ ये दो चीजें ही मिलेंगी, सैलरी और सैलरी के साथ मिलेगा कमीशन। ठीक है जी, सैलरी कितनी है 4000, सैलरी है 4000 पर मंथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 48,000। ठीक है जी, देन कमीशन मिलेगा किसको, मीता को, मीता को कमीशन मिलेगा 6,78,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी। सैलरी डिडक्ट कर देते हैं, 48,000 की सैलरी डिडक्ट कर दो तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 6,30,000। 6,30,000 इनटू कमीशन है 5% का, आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे कर दोगे, ये वाला फॉर्मूला याद है, रेट प्लस 100, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 51 एंड 51 3, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 30,000। तो टोटल मिलेगा 78,000 जो है मीता की पॉकेट में जाएंगे, क्योंकि मीता एक मैनेजर है इसीलिए उसको प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा। दैट मींस ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ये बात हमें समझ आए कि थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी तो देखो एग्जाम में डालेंगे ही डालेंगे, हर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, हर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, हर क्वेश्चन में इतना सा एक पॉइंट होगा जो हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कैपिटल रिजर्व में जाता है? प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, या फिर सभी के सभी। तो कैपिटल रिजर्व में क्या क्या जाएगा? सारी की सारी बातें जाएंगी, डी इज द वेरी करेक्ट आंसर। Let's come to question number 11. Which of the following is not operating expense? इसमें से कौन सा operating expense नहीं है? Office expense, selling expense, bad debts या फिर loss by fire। तो इन सभी options में से एक ऐसा option है जो operating expense नहीं है, that is loss by fire। D is the very correct answer for this question। जो questions हम कर रहे हैं that are mixed questions from all the chapters, सारे चैप्टर्स के मिक्स साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं, तो इन टॉपिक्स को मिस अगर कर दिया है तो अभी रिवाइज कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी, अभी देखो मैनेजर कमीशन आ गया यहाँ पर, मैनेजर कमीशन तो हमें पता है हर टाइम इंपॉर्टेंट है। लेट्स कम टू क्वेश्चन व्हिच सेज नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 79,800, मैनेजर इज इंटेंडेड टू अ कमीशन ऑफ 5% का कमीशन मिल रहा है आफ्टर चार्जिंग। तो यहाँ पर इजी है, ठीक है ना, ये तो हमने पहले भी करा हुआ है। अगेन ये वाला काम हम कर देंगे, यहाँ पर 5/105 कर देंगे, रेट प्लस 100 कर देंगे, और आफ्टर चार्जिंग में ऐसे करना है, बिफोर चार्जिंग में डायरेक्ट रेट लगाकर आंसर निकाल देना। तो आफ्टर कैलकुलेशन कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा आंसर आएगा। आई थिंक 3800 विल बी द आंसर। ठीक, चलिए लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज फॉलोइंग अमाउंट्स वर पेबल ऑन इशू ऑफ शेयर्स बाय कंपनी। ध्यान से करेंगे क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है, हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते, ध्यान से करेंगे। तो यहाँ पर अपना कंसंट्रेशन बढ़ा लेना, क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन लेंदी होता है। ठीक है, और कभी कभी पता है क्या होता है, क्वेश्चन लेंदी लिखा हुआ होता है और उसका सोल्यूशन इतना सा होता है, यहाँ पर यही होने वाला है। फॉलोइंग अमाउंट्स वर पेबल ऑन इशू ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी। ठीक है, 3 रुपीज की एप्लीकेशन है, 3 रुपीज की अलॉटमेंट है, 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल है एंड 2 रुपीज की फाइनल कॉल है। एक एक्स था, एक्स ने क्या करा, 500 शेयर्स पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। इसने क्या करा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ही पे करा है बस, दैट मींस कि दोनों कॉल पे नहीं करी। साथ के साथ क्या हुआ, वाई जो था 400 शेयर्स का शेयर होल्डर, उसने क्या करा, डिड नॉट पे फाइनल कॉल मनी। हमें बताना है कि टोटल कॉल्स इन अरियर कितना है, इजी है। सो यहाँ पर देखते हैं, 500 शेयर्स का एक होल्डर था, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी ही पे करा, दैट मींस इन्होंने 3 रुपीज पे कर दिया और अलॉटमेंट का 3 कर दिया। तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का 2 रुपीज पे नहीं करा, तो इंटू 4 कर दो। एंड नेक्स्ट हमें जो है दूसरे शेयर होल्डर बताए गए हैं, दैट इज 400 शेयर्स वाले शेयर होल्डर, जिन्होंने क्या करा है, उन्होंने फाइनल कॉल का मनी पे नहीं करा, दैट मींस कि उन्होंने 2 रुपीज पे नहीं करा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2000 and this will be 800 and total जो calls in arrear है कंपनी के at this time is 2800। ठीक, B will be the very correct answer। क्लियर है ये बात हमें। Let's come to question number 14। Which of the following statements is true? इनमें से कौन सी बात बहुत बहुत ट्रू है? ऑथोराइज कैपिटल जो है इक्वल होती है इशूड कैपिटल के, ऑथोराइज कैपिटल जो है वो ज्यादा होती है इशूड कैपिटल से, पेड अप कैपिटल जो है वो ज्यादा होती है इशूड कैपिटल से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं।
तो अभी मुझे बताओ ऑथराइज कैपिटल कौन सी है जो कंपनी ने बिल्कुल स्टार्टिंग में अपनी कैपिटल रखी और जो मेमोरेंडम में भी लिखी गई, इन बातों को ध्यान से सुनना, मेमोरेंडम में भी लिखी गई और जो फाइनल कैपिटल है, जो टोटल कैपिटल है कंपनी की, जो कंपनी टिल एंड तक चलाने वाली है, ठीक है। सो वो फॉर श्योर वही ज्यादा होगी, किसी भी कैपिटल से वही ज्यादा है, so that means B is the very correct answer for this question. चलिए, let's come to question number 15. X and Y are partners in ratio 3:2. Their capitals are 2 lakh and 1 lakh. Interest on capital is allowed at 8%. Firm earned a profit of 15,000. तो आप लोगों को बताना है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है तो आपको बताना है कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, ठीक है। तो अभी अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने बैठते तो यहाँ पर क्या होता, प्रॉफिट जो है कम होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो कम निकल कर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो हम सोचते हैं कि वो वाली एडजस्टमेंट करते हैं, रेशियो में डिवाइड करते हैं फिर देंगे, बट यहाँ पर वो ही नहीं करना। एज चार्ज का मतलब है, देखो चार्ज वर्ड समझ जाना इंपॉर्टेंट है, चार्ज की सारी बातें समझ लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी चार्ज में ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 8% पर ही लगा देंगे, और चार्ज का मतलब है कि वो पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ठीक, क्लियर है ये। सो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 8% का, दैट इज 2 लाख का 8% हो जाएगा हमारा 16,000 एंड 8,000 हो जाएगा 1 लाख का, दैट मींस ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, पता है कि डायरेक्ट भी क्वेश्चन होंगे, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग तो देखो लगाना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं आएगी, क्योंकि अकाउंट्स का एग्जाम है तो कैलकुलेशन तो देंगे ही आपको, ठीक है। चलिए, बस 12th ही तो करनी है कैलकुलेशन, उसके बाद तो कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे कॉलेज में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एवरेज इन्वेंट्री इज 50,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2,000 लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री हमें कितने दी है, 50,000 दी हुई है। 50,000 के साथ हमें बताया है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 2,000 कम है, तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री x है, साथ में प्लस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री x से 2,000 कम है, ठीक है, क्लियर है ये बात हमें। तो 50,000 इज इक्वल टू 2x माइनस 2,000 अपॉन 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, दिस विल बिकम 1 लाख, ठीक है, 1 लाख हो जाएगा इज इक्वल टू 2x माइनस 2,000, तो उधर जाकर वो प्लस हो जाएगा, so this will become 1,02,000 upon 2 is the value of x, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी 51,000 which is the opening inventory, और क्लोजिंग कितनी होगी 49, 2,000 डिडक्ट कर दो, ठीक है जी। सो करेक्ट आंसर विल बी द डी, डी ऑप्शन इज द वेरी करेक्ट आंसर, 51,000 एंड 49,000, क्लियर है ये बात हमें, डी इज द वेरी करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 17, एक असर्शन रीजन भी देख लेते हैं। कहता है फॉरफीचर ऑफ शेयर रेफर्स टू द कैंसलेशन और टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ शेयर होल्डर बाय टेकिंग अवे द शेयर्स एंड राइट्स ऑफ मेंबरशिप। बिल्कुल सही डेफिनेशन दी है फॉरफीचर की, फॉरफीचर में यही बातें होती हैं कि कैंसिल कर दिया जाता है शेयर्स को जब वो पे नहीं कर पाते। रीजन कहता है फॉरफीचर शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट, तो क्या फॉरफीचर को आप फॉरफीटेड शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, क्योंकि आप इशू ऑफ शेयर्स में तो डिस्काउंट नहीं दे सकते थे ना, पर फॉरफीचर में आप दे सकते हो क्या, यस दे सकते हैं, बट क्या ये असर्शन एक्सप्लेन कर रही है रीजन को, नहीं, बिल्कुल अलग ही बात कर दी। तो अलग बात करने पे हम इन्हें आंसर देकर आएंगे बी, दैट मींस दोनों की दोनों बातें ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, दैट मींस बी इज द वेरी करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच सेज when goodwill is not purchased goodwill account can, अगर गुडविल खरीदी ही नहीं, ठीक है, तब गुडविल अकाउंट के साथ क्या होगा, हम उसको बुक में रेज नहीं कर पाएंगे, रेज कर पाएंगे, पार्शियली रेज कर पाएंगे, बी रेज एज पर एग्रीमेंट, या फिर जो भी एग्रीमेंट पार्टनर्स बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी नेवर बी रेज इन बुक्स, अगर गुडविल परचेज नहीं है तो हम उनको बुक्स में नहीं ला सकते, ठीक है जी। अगर परचेज ही नहीं है, खुद की ही बनाई हुई है, तो उसको आप बुक्स में लाकर करोगे क्या, जब परचेज करते हो तभी तो उसकी वर्थ पता चलती है ना,
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो 4:3. देयर बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 56,000 का एक जनरल रिजर्व में बैलेंस निकल कर आता है, ठीक है, एंड साथ में डेबिट बैलेंस है 14,000 का. 14,000 के डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस है, ठीक है जी. अभी क्या हमें करना है, फ्यूचर लॉसेस जो है उन्होंने इक्वली शेयर करने हैं, तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट ऑफ P&L को हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री देनी है. 56,000 में से 14,000 डिडक्ट कर देंगे सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 42,000, ठीक है जी. 42,000 हमारे पास आ जाता है. 42,000 को हम डिवाइड करेंगे बाय द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. एडजस्टमेंट एंट्री में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ती है, तो 42,000 को जब हम डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ पर हमारे पास रेशियो जो निकल कर आएगी दैट इज मे बी 1:1:2. एक बार चेक कर लेना एंड योर करेक्ट आंसर. समझ तो आ गया ना हमें कि इनका जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एंट्री कर देंगे. व्हाट द एंट्री कौन सी करनी है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग. सो आई थिंक डी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट अरुण जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और वरुण जो है डेबिट हो जाएगा बाय 3,000. Let's come to question number 30. Assuming that the current ratio is 2:1, purchase of good on credit would. अभी अगर बताओ कि क्रेडिट करंट रेशियो जो है वो 2:1 है, ठीक है, करंट रेशियो जो है 2:1 है, और परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर मैंने कोई उधार पे गुड्स ले लिए तो यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर अज्यूम कर लूंगी कि करंट एसेट्स है मेरे पास 2 लाख के, और अज्यूम करूंगी कि करंट लायबिलिटी है मेरी 1 लाख, ठीक. और मैंने कोई गुड्स अगर परचेज कर लिए, ठीक है जी, गुड्स परचेज करे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिटर्स में एडिशन होगा, क्रेडिटर्स में एडिशन होगा, साथ के साथ गुड्स में एडिशन होगा. तो 50,000 अगर इसमें मैं ऐड करूंगी तो करंट एसेट्स हो जाएंगे 2,50,000 की और करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी 1,50,000 की. तो रेशियो जो है मेरी डिक्रीज होगी. डिवाइड करके देखना, कुछ 1.6 समथिंग आएगा या फिर 1.5 समथिंग, जबकि मेरी रेशियो 2:1 थी पहले. अब मेरी रेशियो कम हो जाएगी, तो कम होने का मतलब है करेक्ट आंसर क्या है, डिक्रीज इन करंट रेशियो. B will be the very correct answer. Let's come to question number 21. A, B, C are partners sharing profits and losses in ratio 2:3. 1:2:3. साथ के साथ क्या हुआ, decided to share profits and losses equally. On the date there was a credit balance of 1,20,000. यहाँ पर profit है और साथ के साथ 80,000 का जनरल रिजर्व है. तो यहाँ पर हम अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इसलिए 2 क्वेश्चंस कराए हैं. तो इसीलिए इस बात में क्या करना है हमें, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 लाख हो जाएगा. 1,20,000 प्लस 1,80,000 3 लाख हो गया. अभी 3 लाख को कैसे डिवाइड करोगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को करना है क्रेडिट और गेनिंग पार्टनर को करना है डेबिट. गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री यहाँ पर कर देना एंड करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है जी. Let's come to question number 22. Under the capitalization method, the formula of calculating goodwill कौन सा है, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ रिटर्न से, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ रिटर्न से, सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर दो रेट ऑफ रिटर्न से, या फिर एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर दो रेट ऑफ रिटर्न से. कैपिटलाइजेशन मेथड में कौन सा फॉर्मूला है इनमें से जो करेक्ट होता है, तो दैट इज सी. क्या करते हैं हम, सुपर प्रॉफिट into 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न करते हैं ना, ठीक है जी. तो यहाँ पर C is the very correct answer for this question. Let's come to question number 23, which says gain on sale of fixed asset by financial company is shown in. अगर कोई फिक्स एसेट्स पे गेन आ जाता है तो उसको कहाँ पर शो करोगे, P&L में बात हो रही है ये, ठीक है. स्टेटमेंट ऑफ P&L में कहाँ पर शो करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, बोथ में या फिर कहीं भी नहीं. तो करेक्ट आंसर है अदर इनकम में शो करेंगे हम गेन को. क्लियर है जी. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 24. A and B are partners in firm sharing profits and losses in ratio 2:3. C is admitted for 1/5 share in profits of the firm. C का एडमिशन हुआ है, साथ के साथ if C gets it whole from A, अगर टोटल शेयर उसने A से ले लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर C's एडमिशन विल बी. तो अगर ऐसा होता है, सो क्वेश्चन ये बात हमें समझ आई. इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है. बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना. देखो क्या हुआ कि A जो है पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन देने वाला है. सो A के पास था 2/5, जिसमें से 1/5 वो दे देगा C को, तो उसका अपना बच जाएगा 1/5.
5, ठीक है जी। 1/5 हो जाता है A का। B ने बोला कि मेरे पास तो मैं कुछ नहीं डोनेट करने वाला इसके लिए, तो 3/5 एंड C इज कमिंग फॉर 1/5, तो इनका रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3:1। दैट मींस D विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था या फिर नहीं? चलिए जी, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 25. A and B are partners in a firm, have a capital of 54,000 and 36,000. इन्होंने एडमिशन दिया C को, ठीक है, 1/3 शेयर के लिए C का एडमिशन हुआ and the profits C bought proportionate amount of capital. C अपनी पूरी कैपिटल लेकर आया है, आपको बताना है कि C कितनी कैपिटल लेकर आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन क्वेश्चन इजी है, बट थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है कि अभी क्या करने की सोच रहे हो आप लोग कि 36,000 से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, 2/1 कर दें, बट ऐसा नहीं कर सकते, उससे पहले हमें नई रेशियो चाहिए, तो इसलिए हम न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो निकालने के बाद हमारे पास न्यू रेशियो आएगी 1:1:2, तो हम उसके बाद क्या करेंगे 36,000 into 4/1, ठीक है। तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 1,44,000, ठीक है जी। उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे 90,000 जो कि इन दोनों की कैपिटल है रिमेनिंग पार्टनर्स की 36 प्लस 54, एंड यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 54,000 जो कि C को लेकर आनी पड़ेगी। दैट मींस C विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 26. Sacrificing ratio is used to distribute a dash in case of addition. एडमिशन के टाइम पे sacrificing ratio का यूज कहाँ पर किया जाता है, गुडविल में किया जाता है। B is the very correct answer for this question. Question number 27. Contingent liabilities जो है वो कहाँ पर शो करते हो, फिक्स लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में, आज अ फुटनोट या फिर कहीं पर भी नहीं। सो फुटनोट में शो किया जाता है कंटिंजेंट लायबिलिटीज को। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 28. इन द एब्सेंस ऑफ an expressed agreement as to who will contribute to new partner share. So अभी क्या होगा, कोई भी अगर एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, तो कौन कंट्रीब्यूट करेगा नए पार्टनर के शेयर में? इट इज सिंपल दैट ओल्ड पार्टनर्स विल कंट्रीब्यूट। तो कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इक्वली करेंगे, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे या फिर गेनिंग रेशियो में करेंगे। सो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पता है कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि अभी तो हम चिल है, घर पे आराम से आंसर कर सकते हैं, बट एग्जाम में हम इन्हीं क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इक्वली शेयर करेंगे, क्योंकि वो ऑप्शन हमें ऐसे देते हैं कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है, ऐसे ही ऑप्शंस बनाए जाते हैं। Which analysis is considered as static? तो static कौन सी होती है? Vertical analysis is considered as a static analysis. Last question. That is credit purchase is 9,60,000. Cash purchase is 6,40,000. Creditors है हमारे पास 2,40,000 के, bills payable है हमारे पास 80,000 के। तो हमें निकालना है एवरेज पेमेंट पीरियड। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो क्रेडिट परचेज को लिख लो, दैट इज 9,60,000 अपॉन ऐड करेंगे बिल्स पेबल को 80,000 प्लस 2,40,000, ठीक है जी। 9,60,000 में हम ऐड जब करेंगे 24, सो दैट विल बिकम 3,20,000, ठीक है जी। तो यहाँ पर रेशियो निकल जाएगी 96/32, ठीक है ना, 96/32 हम करेंगे तो रेशियो निकल कर आ जाएगी इजीली 3 आ गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना, 3/1 आ जाएगी रेशियो निकल कर। इजी था ये, तो कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। अब एवरेज पीरियड चाहिए हमें यहाँ पर, तो एवरेज पीरियड के लिए क्या करेंगे, 12 मंथ्स से डिवाइड कर दो रेशियो से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, दैट मीन्स 4 विल बी द वेरी करेक्ट आंसर व्हिच इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये बात हमें, ठीक है जी। सो पेमेंट पीरियड का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी हमने उसको भी कवर कर लिया है। दैट मीन्स बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये 30 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, एंड साथ के साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस को, एंड अब बहुत अच्छे से सबको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चंस हमने करे हुए हैं, सबका एग्जाम बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।